हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को 97वां बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं। बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आज की वीडियो में, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। बस आप लोगों को प्रश्न को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, क्वेश्चन नंबर पहला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल आता है यह प्रश्न। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सी जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो चलिए बताइए कि इन चारों में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। स्मॉल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, की स्मॉल टी कैपिटल टी, की कैपिटल आर आर। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर पहले का। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पहला। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, बोला यहाँ पे कि जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, कैपिटल आर आर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिख रहा होगा आप लोगों को। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो कमेंट करके बताइए। वक्रता त्रिज्या आपको दे चुका है, फोकस दूरी पूछा है। ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर होगा, कि ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर होगा, कि ऑप्शन डी 60 सेंटीमीटर होगा। कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। कि अगर एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी सबको मालूम है कि यह बराबर क्या होता है, आर बाई के 2 होता है। आर यहाँ पे आप लोगों का 30 है, तो 30/2 और कटा देंगे तो आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है। अगर आपकी आंख स्वस्थ है बिल्कुल, तो आप कितना दूर तक देख सकते हैं, ये पूछ रहा है। 25 सेंटीमीटर, कि ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी अनंत पर। तो कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। कि अगर सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है, सबका कमेंट आना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो बताइए कितना होना चाहिए। तो अनंत पर होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोगों का आंख जो है स्वस्थ है। हम लोग तो सूर्य को भी देख लेते हैं, चंद्रमा को भी देख लेते हैं, तो यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितना है, बहुत है। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। याद रखिएगा, एग्जाम में आता है हर साल। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है बिल्कुल भी आप लोगों को। पूरे पूरे अंक आप लोगों को लाना है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत शक्ति, अब हमको विद्युत शक्ति का मात्रक पूछा है। शक्ति को किस में नापते हैं बताइए। वोल्ट में, कि वाट में, कि एम्पियर में, कि यहाँ पे ओम में। बताइए क्या होगा राइट आंसर। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत शक्ति पावर को किस में नापते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पावर को वाट में नापते हैं। किस में नापते हैं, वाट में नापते हैं। वोल्ट को किस में नापते हैं, विभवांतर को। धारा आपका एम्पियर होता है। प्रतिरोध को हम लोग आर नापते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को मतलब ओम से। तो कोई ओम का मात्रक पूछे प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम। धारा पूछे तो धारा का मात्रक हो जाएगा आपका एम्पियर। और यहाँ पे विभवांतर पूछे, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। इसी तरह शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट। चारों हमने बता दिए, चारों याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कह रहा है कि बी ए और फाई, बी ए और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, क्षेत्रफल को और फ्लक्स को, मतलब कह रहा है बी जो है तीव्रता को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। ए जो है उसके क्षेत्रफल को दर्शाता है और फाई उसके फ्लक्स के संकेत है। तो इनके बीच संबंध बताइए कि इन तीनों के बीच कौन सा संबंध बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए फाई बराबर बी इंटू ए, कि बी बराबर फाइव इंटू ए, कि ए बराबर बी इंटू फाइव, कि ए बी फाइव बराबर एक। बताइए क्या होगा राइट आंसर। कि अगर बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाए, ए उसके क्षेत्रफल को दर्शाए, फाइव उसके फ्लक्स के संकेत को दर्शाए, तो इनके बीच कौन सा सूत्र बनता है, कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब फाइव बराबर बी इंटू ए। ठीक है, फाइव बराबर बी इंटू ए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तैयार रखिएगा इसको। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताइए। कह रहा है कि अभिक्रिया किस प्रकार की है? जो आप रिएक्शन देख रहे हो ऊपर, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सी अभिक्रिया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबको मालूम चल रहा है यहाँ पे, आप लोग देखो कि यहाँ पे आपका आयरन है और यहाँ पे आपको एल्युमिनियम है। एक चीज आपने नोटिस किया है कि देखिए एल्युमिनियम जो है वो आयरन को यहाँ पे देखिए अलग कर दिया, ठीक है। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको अलग कर दे, तो वह अभिक्रिया आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगर हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7वें की तरफ, तो प्रश्न नंबर 7वां आप लोगों को दिखाऊं, मीठे सोडे का अणु सूत्र। देखिए बताइए, मीठा जो सोडा होता है उसका अणु सूत्र कितना होता है? मीठा सोडा मतलब खाने वाले सोडा का अणु सूत्र कितना होता है? NaCl होता है कि Na2CO3, NaSCO3 की NaOH? बताइए अणु सूत्र क्या होता है मीठे सोडे का? और मीठे सोडे को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। अब तो आंसर मालूम होना ही चाहिए भैया, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट यही होता है, NaHCO3। NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है, जो कि धोने वाले सोडा का सूत्र होता है। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पे मीठे सोडे की बात है ना, तो मीठे सोडे का हो जाएगा NaSCO3, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। देखिए प्रश्न नंबर 8वां क्या है, यहाँ पे आप लोगों को दिया है फिलअप भरना है। क्या भरना है? कह रहा है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। कह रहा है कि कौन अगर ठंडे तनु अम्ल के साथ मिला देंगे तो हाइड्रोजन गैस बनाएगा? ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी कार्बन। बताइए क्या होगा राइट आंसर, कि कौन ठंडे तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा भैया जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक। जिंक को अगर तनु अम्ल के साथ, अगर ठंडा तनु अम्ल के साथ मिला देते हैं तो वो तुरंत हाइड्रोजन गैस बना लेती है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्रोपेनल है। अब बताना कि प्रोपेनल का सूत्र कौन होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोपेनल। C2H5O, C3H6O, C4H8O, C3H5O। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके आप हमें बताइए। प्रोपेनल, ठीक है, प्रोपेनल है। तो देखिए प्रोपेनल का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी, याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है। प्रोपेनल C3H6O, प्रोपेनल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 10वां भी, कि स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तथा जल, कि क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, कि उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर तो सबको आना चाहिए भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण मतलब क्या? पौधा। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो स्वपोषी पोषण में आता है। तो उसको क्या क्या आवश्यकता होती है? तो भाई सभी आवश्यकता होती है। यहाँ पे उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, उसको जल भी चाहिए, और उसको क्लोरोफिल भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इन सभी से मिलकर तो अपना खाना बनाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है, तो इस बार भी आएगा। तो आप गलत नहीं करोगे, आप इसको सही कर दो, मुझे मालूम है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 क्या है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कह रहा है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, कि वृद्धि में? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, यह हर साल आता भी है, जो कि आप लोगों को बताना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन किसमें भूमिका निभाता है? श्वसन में निभाता है। किसमें? श्वसन में, ठीक है। ऑक्सीजन को ले आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, श्वसन में ही तो इसकी भूमिका है हीमोग्लोबिन की। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? श्वसन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है, लार में। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मुख में जो लार होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, कि एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, कि ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, कि लाइपेज एंजाइम पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके आप बताइए, मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ आप लोगों को। कमेंट करके बताइए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, सबको मालूम है।
एमाई लेस एंजाइम पाया जाता है लार में, ठीक है। बहुत प्यारा प्रश्न था, आई होप आप क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि मानव गुणसूत्रों की संख्या होती है, कि यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, बताइए। ऑप्शन ए 42 होती है, कि ऑप्शन बी 44 होती है, ऑप्शन सी 46 होती है, कि ऑप्शन डी 48 होती है। चलिए कमेंट करके बताइए कि मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए मेरे प्यारे, तो मानव गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पहले करा भी चुका हूँ, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। दो जोड़ी पाई जाती है, 23 23 जोड़ी, ठीक है। तो 23 होने की 46 हो जाता है, ठीक है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। कह रहे हैं कि कौन जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, कौन से साइंटिस्ट है, उनका नाम बताइए। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस, कि ऑप्शन डी हर गोविंद खुराना। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, कमेंट करके आपको बताना है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर का? तो हो जाएगा चार्ल्स डार्विन भैया, चार्ल्स डार्विन थे, ठीक है, जो कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे, चार्ल्स डार्विन, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए एग्जाम में, आपको बता रहा हूँ, इतना प्रैक्टिस में करा के भेज दूंगा आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आइए 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेंडल के अनुसार, क्या बोला है? मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। मेंडल के अनुसार जो मटर का शुद्ध लंबे पौधे का जीन होगा वो किस प्रकार का होगा, मतलब किस प्रारूप का होगा? कैपिटल टी टी, कैपिटल स्मॉल टी टी, कि स्मॉल टी कैपिटल टी, बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना ही है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का चिन्ह प्रारूप होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मतलब कैपिटल टी टी, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि वक्रता त्रिज्या, क्या बोला है? वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या को किस में नापते हैं? ऑप्शन है मीटर में नापते हैं, कि सेंटीमीटर में, कि मिलीमीटर में, कि इनमें से सभी। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आई होप सभी लोग देंगे, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है। तो ये वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? इनमें से सभी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या में आप किसी में नाप सकते हैं, हमारी मर्जी, मीटर में ले लें, सेंटीमीटर में ले लें, मिलीमीटर में ले लें, ठीक है। तो इनमें से सभी हो सकता है, सभी मात्रक हैं वक्रता त्रिज्या के, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 16 भी यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लगाना आना चाहिए। जब तक इसको आप लगाओगे नहीं तब तक आपका आंसर सही आएगा ही नहीं। क्या बोला है, मैं पहले प्रश्न को पढ़ता हूँ फिर लगाकर आपको बताता हूँ, याद रखिए। इस प्रकार के प्रश्न आप ट्रिपल स्टार बना लो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो आना फिक्स है, ठीक है। इस प्रश्नों का कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को चार बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर हम समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर हो तो आर डैश बटे आर का अनुपात का मान होगा। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले हमको बोला क्या है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को चार बराबर भागों में काटा जाता है। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे लगाने का प्रयास करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कोई एक प्रतिरोध है, मैं यहाँ पे प्रतिरोध बना देता हूँ एक बड़ा सा। देखिए यह एक प्रतिरोध है, ठीक है, आर। इस प्रतिरोध का नाम है आर। इसको कितने टुकड़ों में किया गया? चार बराबर भागों में काटा गया। तो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा या चार टुकड़ा, चार टुकड़ा में बट गया। तो यह पहला टुकड़ा क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आर बटे के चार। ये भी दूसरा टुकड़ा आर बटे के चार ही कहलाएगा। ये भी तीसरा टुकड़ा आर बटे के चार ही कहलाएगा, ठीक है। ये चौथा टुकड़ा भी आर बटे के चार ही कहलाएगा। मतलब कि एक टुकड़े को हमने चार बराबर भागों में बांटा है, तो आर बटे चार, आर बटे चार, आर बटे चार, आर बटे चार कहलाएगा। और ये पूरा का पूरा टुकड़ा आर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब बोला है कि इसका काटने के बाद इनको फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, मतलब इसको समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए बोला है। समांतर क्रम में संयोजित करने का मतलब कि इसको एक, दो, तीन और एक, चार, यहाँ पे हम समांतर क्रम में इसको संयोजित कर देते हैं, ठीक है।
अब समांतर क्रम में संयोजित करने के बाद इसका दिया हमें कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। इसका तुल्य प्रतिरोध हमको आर दिया है कि इसका तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो आर होगा, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध आर हो तो आर डैश बटे आर का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी तुल्य प्रतिरोध क्या होता है आप लोगों का, तो जब भी तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध को हम आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध को आर डैश मान लेते हैं। जब समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, सबको मालूम है, फॉर्मूला में यहाँ लिखता हूं, एक बटे के आर डैश बराबर एक बटे के आर वन प्लस एक बटे के आर टू प्लस एक बटे के आर थ्री प्लस एक बटे के आर फोर, इसी तरह बढ़ता जाता है। लेकिन हमारे पास आर फोर तक है तो हम लोग लगाएंगे कैसे इसको, तो हो जाएगा एक बटे के आर वन, मतलब एक बटे के आर डैश बराबर एक बटे के आर वन कितना है, ये आपका क्या हो जाएगा आर वन, ये आपका क्या हो जाएगा आर टू, ये आपका तीसरा प्रतिरोध आर थ्री, ये आपका चौथा प्रतिरोध आर फोर हो जाएगा। बस वैल्यू रख दीजिए, आर वन का वैल्यू हो जाएगा आर बटे के चार, और ये हो जाएगा एक बटे, ये भी आपका वही हो जाएगा, आर टू का वैल्यू भी उतना ही है आर बटे फोर, इसी तरह आर थ्री का वैल्यू भी वही है आर बटे फोर, और आर फोर का भी वैल्यू है आर बटे फोर, ठीक है। इसे हल करेंगे तो हो जाएगा एक बटे के आर डैश बराबर, ठीक है, कहाँ चला जाएगा चार ऊपर, तो आ जाएगा चार बटे के आर प्लस चार बटे के आर प्लस चार बटे के आर, फिर चार बटे के आर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा इसका आर, तो चार 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 चार, इधर बच जाएगा एक बटे के आर डैश। तो अगर मैं यहाँ से एक बटे आर डैश निकालूं तो चार चौक को 16 बटे के आर आ जाएगा, ठीक है। अगर आर को मैं यहाँ ऊपर भेज देता हूं तो हो जाएगा आर बटे आर डैश बराबर 16 बटे के ए। हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन में हमको निकालना है आर डैश बटे आर निकालना है, आर डैश बटे आर मतलब आर डैश को ऊपर करना है, तो आर डैश को ऊपर करोगे और आर नीचे करोगे तो एक ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा, मतलब आर डैश बटे आर आ जाएगा एक बटे के 16। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए एक बटे के 16, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एक बटे के 16। तो देखिए इस प्रकार इस प्रश्न को लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम इसी कैटेगरी पर लगाएंगे, ठीक है। आर डैश बटे आर पूछा है, अगर हमें क्वेश्चन में बस ये पूछ देता है, यहाँ से चेंज कर देता है क्वेश्चन को, आर को ऊपर कर देता और आर डैश को नीचे कर देता तो हमारा आंसर 16 आने लगता है, ठीक है। तो इस बात को अच्छे तरीके से आप लोग याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी उसी कैटेगरी पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार 2022 में दोनों प्रश्न आए थे, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है इस प्रश्न को देखिए ध्यान से। प्रश्न यह है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है, तुरंत आप इसको बता दोगे। तो चलिए देखते हैं कि 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा। तो सिंपल कितना होगा, ये आप लोगों का प्रतिरोध है जो कि 5 ओम का है, और इसको 5 बराबर भागों में काटोगे, एक दो तीन चार, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 5, एक दो तीन चार, 5 बराबर भाग में कट गया तो ये क्या कहलाएगा 5 बटे के 5, ये भी 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 कहलाएगा 5 बटे के 5। तो एक टुकड़े का प्रतिरोध, एक टुकड़ा निकाल लो यहाँ से, तो 5 बटे 5 का मतलब 1, तो इसका प्रतिरोध क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, सिंपल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताना है आप लोगों को कि मूत्र निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वृक्क में होता है कि यकृत में होता है कि प्लीहा में होता है कि हृदय में होता है, बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, कि मूत्र का निर्माण होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, किडनी में होता है, मतलब वृक्क में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर है, मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, किडनी में, याद रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 20वां जो है वो है मुकुलन पाया जाता है, कितना प्यारा प्रश्न है, मुकुलन पाया जाता है प्लेनेरिया में, हाइड्रा में, लेशमानिया में, इनमें से सभी में, बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20वें का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन देखिए मुकुलन पाया जाता है हाइड्रा में, कहाँ पाया जाता है हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन।
तो जैसा कि देखा आपने मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया। 20 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार प्रैक्टिस जारी रहेगी, आप लोगों को 1% दिक्कत नहीं होगा, बस आप रेगुलर पढ़ते रहो। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।